गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तारीख है आज 9 नवंबर 2022 और आज मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, लेक्चर वगैरह देता हूँ नए नए टॉपिक्स पर, उसके अलावा मैं रोज़ या कभी भी एक दिन छोड़ के मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ डेली के डेली बेसिस पर या फिर एक दो दिन छोड़ के जब भी कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक हो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकूं, जो कि हमारे कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मैं टिडबिट बोलूँगा, टिडबिट। तो आज का डेट पहले हम लिख देते हैं 9 नवंबर 2022 और आज के टिडबिट सेशन, ये टिडबिट सेशन जो है बहुत छोटा होने वाला है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। टिडबिट सेशन में मेन हम कोई एक ऐसे मुद्दे के ऊपर कुछ अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़ मैं देने का प्रयास करूँगा जो कि अभी करंटली चल रहा है या अभी करंटली इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, मैं अपने व्यूज़ देने से पहले ये बता दूं कि ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, जो कि मेरी अपनी सोच है, तो इसको यूनिवर्सलाइज ना किया जाए। ना ही मैं ये व्यूज़ जो दे रहा हूँ किसी से मोटिवेटेड होकर दे रहा हूँ या किसी ने मुझे फोर्स किया है ये व्यूज़ शेयर करने के लिए, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। तो अभी हम लोग, आप लोग सब न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री जो है रशिया के दौर पर थे, अभी वो रिटर्न आ गए हैं। तो इस दौरान जबकि जो वर्ल्ड में ये सिचुएशन बना हुआ है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं, 8.5 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। उस दौरान अगर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो है मिस्टर एस जयशंकर जो है रशिया जाते हैं कोई वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए, तो ये इस तरह का इंसिडेंट इंटरनेशनल अटेंशन जो है एक्वायर करता है। तो सारे वेस्ट के नेशंस जो हैं, इंक्लूडिंग यूरोप जो है, वेस्टर्न नेशंस, अमेरिका वगैरह, ये इनकी नींद उड़ गई है कि मतलब ऐसे टाइम में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने अभी इस टाइम क्यों आए हैं और क्या डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है मिस्टर एस जयशंकर जो हैं, वो एक वेरी हाई लेवल के डिप्लोमेट हैं विथ एक्सट्रीम इंटेलिजेंस। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स। वो एक बहुत ही बेहतरीन विदेश मंत्री हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो इस दौरान जब वो गए तो क्या चर्चा किए होंगे, मेरे सोच के हिसाब से जो है वो जो चर्चा किए होंगे वो ट्रेड, जो हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होती है रशिया और इंडिया के बीच में जो बिज़नेस होती है, उस पर उन्होंने कुछ चर्चा किया होगा। प्लस उन्होंने चर्चा किया होगा, और क्या चर्चा किया होगा, लॉजिस्टिक्स के बारे में, प्लस जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन और कैसे बढ़ सकते हैं। प्लस उन्होंने ये भी चर्चा किया होगा शायद कि मतलब इंडिया का कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर रशिया में है तो ये डिस्कस किया होगा। जहाँ तक आज का जो सिनेरियो देखते हुए, जो इंडिया का सिनेरियो देखते हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने ज़रूर इस पर बात किया होगा, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर बात किया होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास लिया था जिसमें आपको मैंने ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया था, जो टॉपिक था जो उस टाइम जो कि अब भारत करेगा विदेश व्यापार भारतीय रुपये में, इंडिया विल नाउ डू फॉरेन ट्रेड इन इंडियन रुपीज़। तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें जो है ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में बताया गया है। अगर आप ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर आपको ये समझने में मुश्किल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो है इंडिया का, क्योंकि रशिया के साथ जो है अभी जो अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट जो है $17 बिलियन हो चुका है। $17 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर हो चुका है। ये चीज़ मैंने वो क्लास में भी बताया था, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आप अगर स्किप करके आएंगे, लास्ट में वीडियो के लास्ट में करीब मैंने ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में बेसिक्स जो है बताया है। तो मेरे विचार से जो मतलब मिस्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने ये बात किया होगा कि किस तरह जो है
इंडिया जो है और क्या क्या सामान और क्या क्या चीज़ें रशिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर रशिया को इंडिया ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा, ज़्यादा चीज़ें बेचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होती चली जाएगी रशिया के साथ। ट्रेड डेफिसिट याद रखिए कि जो रशिया जो है हमारा मतलब सबसे बेस्ट पार्टनर है, और जैसे मिस्टर जयशंकर ने वहाँ कहा है, रशिया इज़ आवर टाइम टेस्टेड पार्टनर। यानी कि हमने रशिया की दोस्ती जो है सालों साल तक परखा है। ये कोई साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती सालों साल की है, कई डिकेड्स की दोस्ती है, 30 साल 40 साल तक पुरानी दोस्ती है। रशिया हिंदुस्तान के टाइम के साथ उस समय खड़ा हुआ जब कोई भी यूरोपियन और जो वेस्टर्न नेशंस जो है हाथ खड़े कर चुके थे, तब भी रशिया इंडिया के साथ था। रशिया ने इंडिया को वेपन सपोर्ट तब भी दिया था जबकि कई वेस्टर्न नेशंस, लगभग सारे वेस्टर्न नेशंस ने मना कर दिया था कि इंडिया को कि हम आपको नहीं देंगे। तो उनका बोलना है कि ये जो टाइम टेस्टेड, जयशंकर जी का बोलना है कि इंडिया एंड रशियन रिलेशनशिप इज़ टाइम टेस्टेड। और दूसरी चीज़ है कि जो मोदी जी ने बोला था वो भी मिस्टर जयशंकर ने वहाँ पर बोला, वहाँ का जो उनका मीटिंग टेबल में बोला कि जो है दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। ये जो चीज़ है, आज का ज़माना जो है लड़ाई का ज़माना नहीं है। आज का ज़माना वो ज़माना है जो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको बायलैटरली डिप्लोमेटिक टॉक्स, डिप्लोमेटिक डायलॉग, एक दूसरे से बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार शायद मैंने आपको बताया था या नहीं भी बताया होगा, कहीं और क्लास में बताया होगा, नोबडी विन्स ए वॉर। लड़ाई में कोई नहीं जीतता है, तबाही दोनों तरफ होती है। किसी की कम तबाही होती है, किसी की ज़्यादा तबाही होती है। जिसकी ज़्यादा तबाही होती है ये दुनिया ये बोलने लग जाती है कि वो लड़ाई हार गया, और जिसकी कम तबाही होती है दुनिया ये कहती है कि वो लड़ाई जीत गया। लेकिन नुकसान दोनों तरफ आता है, दोनों तरफ के आइदर विनर हो या लूज़र हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री में रुक जाती है, ठीक है ना, कंट्री का जीडीपी गिरने लग जाता है, कंट्री में और न्यूमरस प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है कंट्री में, लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाती है, चीज़ें जो है का उत्पादन कम हो जाता है, संसाधनों की कमी आ जाती है। चीज़ों का उत्पादन कम मतलब जो लोगों को चाहिए उन चीज़ों का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि सरकार के जो पैसे हैं वॉर एफर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट उस टाइम कम होने लगते हैं कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि सरकार अभी वॉर में है। अगर एक कोई भी कंट्री के साथ होता है तो, और उनके जो मिस्टर एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनकी जो मीटिंग हुई वहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर सर्गाई लावरोव के साथ, मिस्टर सर्गाई लावरोव, SERGEYLAVROV, सर्गाई लावरोव। प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइए, स्पेलिंग्स पे मत जाइए, आप जस्ट ये ध्यान दीजिए। तो क्योंकि जो है इंडिया का जो है, मैंने आपको बता चुका है, ये रशिया के साथ ट्रेड डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ट्रेड डिफिसिट, क्योंकि इंडिया जो है अभी रशिया से ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है भारी मात्रा में जो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है बहुत ही कम चीज़ें रशिया को बेच पा रहा है। इसीलिए जो ट्रेड डिफिसिट या जो गैप है इंडिया जो है उसमें बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह जो है इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ भी बहुत बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है टू द एक्सटेंट, मतलब एक्सट्रीमली हाई हो चुका है। करीब करीब $70 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना से। पर मुझे तो ये नहीं समझ में आती है कि लोग बाग इतने चाइनीज़ गुड्स को इंडिया में ख़रीदते ही क्यों है। अगर हम ख़रीदना ही बंद कर देना तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स का जो बयान ये भी था कि जो भी चीज़ जो है इंडिया के हित में है वो मैं ज़रूर करूँगा। और एक चीज़ उनकी बढ़िया मुझे ये लगी, एस जयशंकर ने ये कहा था कि यूरोप को, ध्यान दीजिए ये सेंटेंस कितना सुंदर, कितना बढ़िया सेंटेंस है जो उन्होंने कहा, यूरोप को इस माइंडसेट से, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। यूरोप ये सोचता है कि यूरोप की प्रॉब्लम, यानी कि हमारी प्रॉब्लम, हमारी मतलब यूरोप की प्रॉब्लम बाकी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। एस जयशंकर साहब ने बहुत ही ब्लंटली उनके मुंह पे कहा था, आप लोगों को इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि आपकी प्रॉब्लम जो है दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा क्लियर कट वे, बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन उन्होंने वर्ल्ड ओवर ये दिया कि जो भी चीज़ मेरे राष्ट्र हित में होगा, एनी डिसीजन, एनीथिंग दैट इज़ इन फेवर ऑफ माई कंट्री, यानी कि इंडिया के लिए होगा,
हम वो डिसीजन लेंगे और हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरे पास उनके पास लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद कई सारे जो यूरोपियन नेशंस जो है, जो रशिया से क्रूड ऑयल वगैरह लेते थे, उन्होंने उससे लेना बंद कर दिया है। बंद कर देने के बाद क्या हुआ, ये जो कंट्रीज़ जो रशिया से लेते थे, अब उनको जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज से लेना पड़ जा रहा है। जब ये मिडल ईस्ट कंट्रीज से सारा ऑयल डाइवर्ट उधर हो जा रहा है, तो इंडिया जो है इंपोर्ट करता था मिडल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो उसी टाइम जो इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रशिया जो है, अगर इंडिया को एक प्रॉपर डील दे रहा है, एक वेरी गुड एक्सलेंट डील दे रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इंडिया के हित में है। तो मेरा मानना यह है कि जयशंकर साहब ने इस चीज़ पर ज़रूर वहाँ डिस्कस किया होगा, और उन्होंने ये भी डिस्कस किया होगा कि नया बिजनेसेस और इंडिया को क्या क्या मिल सकता है वहाँ पर। देखिए, मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी थॉट बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या डिस्कस किया होगा। ये कहीं मतलब मैं यूनिवर्सलाइज नहीं कर रहा हूँ कि मतलब या कहीं कोई बोला नहीं है या कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि इन्होंने ये बातचीत की है। क्योंकि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई चीज़ें जो है बताई जाती है पब्लिक को, कई चीज़ों को क्लासिफाइड रखा जाता है। कई मीटिंग्स ऐसे भी होते हैं जिन मीटिंग्स के बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है। हमें बताया जाता है कि इनका मीटिंग जो है इसके और इसके साथ भी हो सकता है, उनका मीटिंग जो है इसके और इसके साथ भी हुई होगी, जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है, ये जिसको हम लोग कूटनीति बोलते हैं हिंदी में, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो आज के टिडबिट में मैं यही बताना चाहता था कि ये जो जयशंकर साहब गए थे रशिया में, इस दौरान जो है ये एक बेहतरीन टाइम था रशिया में जाना, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस को ये मालूम है कि अगर रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में कोई भी मध्यस्थता मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता है कोई भी। जैसे कि कहीं भी दूसरे दो कंट्रीज़ में लड़ाई होती है ना, तो यूएस जो एक बड़े भाई की तरफ पहुंच जाता है, बोलता है आओ हम तुम दोनों का बीच में आपस में नेगोशिएट करवा देते हैं, लड़ाई को ख़त्म करो, सीज फायर करो, जो भी करना करो, ठीक है। तो उसी तरह जो है वेस्ट का ये मानना है कि इंडिया जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाने के लिए, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में मध्यस्थता करने के लिए। और हाँ, मोदी जी ने एक ऑफ़र ये दिया था उनके जो लीडर को, यूक्रेन के लीडर जो है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये शायद अक्टूबर 4 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला था कि हम पुतिन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम डिप्लोमेटिक डायलॉग्स टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस तरह का उन्होंने कोई बयान दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर जयशंकर के इस विज़िट के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट में, रशिया को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। तो इससे इजाफा अगर होगा, मतलब बढ़ोतरी अगर होगी हमारी एक्सपोर्ट की, तो क्या है कि हमारी जो है डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ घटेगी। क्योंकि मैंने बताया था उसमें, जो मेरे दूसरे जो लेक्चर में जो बताया था, उसमें ये बताया था कि ट्रेड तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बेटर हमेशा ये रहता है ना कि बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करके चलो या फिर ट्रेड सरप्लस में चलो। ट्रेड सरप्लस में यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, सामान ज़्यादा बेचेंगे, लेकिन दूसरे कंट्री से हम सामान कम लेंगे, ठीक है। जबकि चाइना जो है, चाइना के साथ जो है हमेशा से हमारा प्रॉब्लम रहा है, आज से नहीं सालों साल से रहा है। चाइना की एक नीति है विस्तारवाद की नीति जो है, मतलब एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। वो जहाँ कहीं भी खाली जगह देखता है बोलता है ये मेरा है, समुंदर को बोलता है ये मेरा है, कोई आइलैंड देख लिया बोलता मेरा है, कहीं भी जगह देखा समुंदर में जाके अपने एक आइलैंड बना लिया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया, जो मर्जी किया बोलता मेरे जगह में मैंने बनाया। तो हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग विस्तारवाद नहीं है, हम लोग में ऐसा कोई एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी नहीं है। और हम जो चीज़ जो है हम चाहते हैं डायलॉग्स और डिप्लोमेसी से चीज़ें सलटाई जाए। लेकिन चाइना कब क्या करेगा कुछ हमें पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि एज इंडियंस हम इतने चाइना इस प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर करते हैं। सिर्फ इसीलिए कि वो सस्ते मिलते हैं, सिर्फ इसीलिए वो सस्ते मिलते हैं। क्या आप लोगों को पता है चाइना के साथ जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है? बहुत ज़्यादा है। चाइना वो देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा, $40 बिलियन की तो ट्रेड डेफिसिट हमारे चाइना के साथ है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर आप तो बताए थे कि इंडिया का जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है $530 बिलियन के आसपास है। हाँ जी है, $530 बिलियन के आसपास इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो आप बोलोगे कि सर वो पैसा निकाल के ये ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करें, यही तो सबसे बड़ी गलती होगी।
जो लोग वहाँ बैठे हैं वो बहुत हाई लेवल के लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि रिजर्व से हम अपने डिफिसिट को अगर दूर कर दें तो ये जब दोबारा डिफिसिट आएगी तब क्या करेंगे, यानी कि हम अपने जो फॉरेक्स रिजर्व पूरी ख़त्म कर दें। कोई भी कंट्री ऐसी गलती नहीं करता है। फिर आप कहोगे कि सर रुपया छाप के, अपने रुपया छाप के, क्योंकि रशिया के साथ तो आपने कहा था कि हमारे रुपये में ट्रेडिंग होगी, वोस्ट्रो अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में जो मैंने बताया था, तो क्यों ना हम अपने रुपये छाप के जो है उनके साथ जो डिफिसिट है $17 बिलियन की, जो 17 बिलियन ऑलमोस्ट $17 बिलियन के डिफिसिट है उसको पूर्ति कर दे। नहीं कर सकते, हम नहीं, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। अपने मर्जी के हिसाब से कितनी भी नोट छाप लो, ये काम कोई कंट्री कर ही नहीं सकता। एटलीस्ट जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्रीज है वो नहीं करेंगे। अब आपका सवाल है सर क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए एक पूरी क्लास चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी कंट्री अपने मर्जी के अनुसार नोटों की संख्या यानी कि अपनी करेंसी की संख्या क्यों नहीं छाप सकता। यानी कि जहाँ जितने उधार हैं चलो हम अपना नोट छापते हैं, रुपया छापते हैं और उनको पेमेंट करके ख़त्म करते हैं, नहीं कर सकते। ये एक बहुत बहुत डेंजरस मतलब स्टेप है, ये मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि मिस्टर जयशंकर जो अभी गए थे, मुझे तो उम्मीद है, मुझे कम्प्लीटली यकीन है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेस्ट डिप्लोमेट, एबल डिप्लोमेट है। उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा किया होगा और उन्होंने ज़रूर चर्चा किया होगा जिससे कि इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ उसको कंट्रोल में लाया जा सके। हाँ, कुछ एक कंट्री है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनको बेचते ज़्यादा हैं और उनसे हम कम सामान खरीदते हैं। आप पूछेंगे कौन कंट्रीज ऐसे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका जो है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, उनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन जिसको बोलते हैं, उनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। इटाली के साथ ट्रेड सरप्लस है, वियतनाम के साथ ट्रेड सरप्लस है, जापान के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ये सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस ऑलरेडी है। लेकिन जिन कंट्री के साथ हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट है, हमें उस डेफिसिट को बैलेंस करना है। हमें कोशिश करना है कि आत्मनिर्भर बने, जो मोदी जी जो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, हमें कोशिश करना है। लेकिन कंट्रीज़ को भी, हर कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, दूसरे कंट्रीज से वो लेना पड़ता है। लेकिन हम अपने दुश्मन को ज़्यादा बल ना दें, जो हमारे लिए बुरा सोचता है हम उसको इतना भी स्ट्रांग ना बना दें कि हम अपने मतलब के लिए उसको स्ट्रांग ना बना दें। क्योंकि हर हिंदुस्तानी को, एवरी इंडियन को पहला प्रायोरिटी है कि उसको ये सोचना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। जो चीज़ देश के हित में नहीं है अगर वो हम नहीं करेंगे तो बेटर है। 2 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, इंडियन मेड प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है। चाइनीज़ पंखा खरीदेंगे 250 रुपये में मिल जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। इंडियन पंखा अगर ख़रीदता हूँ मैं, लगभग मुझे अगर 350 रुपये पड़ जाती है, यानी कि 100 रुपये बचाने के लिए हम उसके जीडीपी में क्यों कंट्रीब्यूट करें, चाइना की जीडीपी में। हम अपनी जीडीपी, अपनी कंट्री की जीडीपी में, अपनी कंट्री के ग्रॉस नेशनल इनकम में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जज्बा होना चाहिए अपने अंदर, कंट्री फर्स्ट। तो आज के टिडबिट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो मैंने बताया था कल, जो है पोलर सैटेलाइट एंड जो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जो रॉकेट से भेजते हैं, जो उन रॉकेट को लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जो कल मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो वो जो है वो रॉकेट्स को बनाया कैसे जाता है और वो कहाँ बनता है, ये मैं बताऊँगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।